हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ अंजू मौर्य एंड दिस इज साइंस प्लेनेट बायोलॉजी। और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखिए, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम लोगों ने एक लेक्चर कवर कर लिया था। आज हम लोग दूसरे लेक्चर में देखेंगे कि जो आगे की प्रोसेस है उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि प्लांट ग्रोथ कैसी होती है। हमने देखा था कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो इरिवर्सिबल है, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ है, परमानेंट है, ठीक है, ग्रोथ मेजरेबल है, ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है। ये सारी चीज़ें हमने क्लियर करी थी। फिर हमने देखा था ग्रोथ के फेजेस क्या क्या हैं। 3 फेज हमने देखा था, डिफरेंशिएशन, ये मेरिस्टेमेटिक इलॉन्गेशन और डिफरेंशिएशन फेज देखा था, ठीक है। मैच्योरेशन फेज को ही डिफरेंशिएशन फेज कहते हैं। फिर हमने देखा था कि ग्रोथ कितने टाइप की होती है, अरिथमेटिक ग्रोथ किसे कहते हैं, और हमने देखा था कि जियोमेट्रिक ग्रोथ किसे कहते हैं। अरिथमेटिक ग्रोथ हमने ये भी कहा था कि जो अरिथमेटिक ग्रोथ है उसका जो फार्मूला है, तो उसका फार्मूला हमने आपको बताया था कि दैट इज़ द एल टी इज इक्वल टू L0 प्लस RT। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो R है ग्रोथ रेट है, लेकिन R का जो फाइनल नंबर है, ठीक है ना, फाइनल नंबर इनिशियल नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा। अभी हम इसको फिर से क्लियर करते हैं। हमने दूसरा इक्वेशन देखा था, W1 इज इक्वल टू W0 ERT। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो ये R है, यहाँ इस R को हम कहते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिव ग्रोथ रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे फाइनल नंबर विल डिपेंड अपॉन द इनिशियल नंबर। मतलब इनिशियल नंबर जितना बड़ा होगा फाइनल नंबर उतना ही बड़ा होगा। कहने का मतलब, अगर इनिशियल नंबर 2 है तो फाइनल 4 होगा, इनिशियल नंबर 4 है तो फाइनल 8 होगा, इनिशियल 100 है तो फाइनल 200 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो फाइनल नंबर है दैट विल डिपेंड अपॉन द इनिशियल नंबर, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे R है उसको हम रिलेटिव ग्रोथ रेट क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इनिशियल नंबर कुछ भी हो, ठीक है, इनिशियल नंबर कुछ भी हो, डिवीज़न के बाद केवल एक ही सेल तो बढ़ने जा रही है, एक ही सेल तो बढ़ेगी। कहने का मतलब हर बार अरिथमेटिक ग्रोथ रेट में हर डिवीज़न के बाद केवल और केवल एक ही सेल बढ़ती है। क्योंकि अरिथमेटिक ग्रोथ कैसे होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सेल बनती हैं, ठीक है। तो हियर फाइनल नंबर विल नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल नंबर, ठीक है। तो इसी को हम लोगों ने रिलेटिव ग्रोथ रेट या R को हम लोग इफ़िशियंसी इंडेक्स कहते थे। क्योंकि यहाँ पे जो फाइनल या न्यू मटेरियल होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, पहले वाले मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये हमने देखा था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हमने ढेर सारे इसके एग्जाम्पल भी बताए थे कि जो अरिथमेटिक ग्रोथ का एग्जाम्पल क्या है, रूट इलॉन्गेटिंग एट कांस्टेंट रेट, ठीक है। हमने अब देखा था कि जियोमेट्रिक ग्रोथ के एग्जाम्पल भी हमने देखे थे। बैक्टीरिया का भी ग्रोथ वैसे ही होता है, मोस्ट ऑफ केसेस में जियोमेट्रिक ग्रोथ ही होते हैं। क्योंकि नेचर में आपको ये याद रखना है कि जो न्यूट्रिएंट मीडिया है वो काफ़ी लिमिटेड है। हमने देखा था कि ट्रीज शोइंग सीजनल एक्टिविटी में जो लीव्स की जो लीफ कब आती है, कब मैक्सिमम है, ठीक है, लीव्स कब गिरती हैं, ये सब भी क्या शो करते हैं, जियोमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न शो करते हैं, ठीक है। सिग्मोइडल कर्व होता है और उसका क्या होता है, अरिथमेटिक का लीनियर होता है। आज हम लोग देखेंगे ग्रोथ रेट। फिर हम यहाँ पे देखते हैं 2 तरीके का होता है। एक होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ, ठीक है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, एब्सोल्यूट ग्रोथ और रेट, ठीक है। और दूसरा होता है रिलेटिव ग्रोथ। फिर से यहाँ पे रिलेटिव टर्म आ रहा है, रिलेटिव ग्रोथ रेट। जब रिलेटिव टर्म आ रहा है इसको हम RGR कहते हैं और इसको हम AGR कहेंगे। देखिए, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट का मतलब जो टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। और यहाँ पे क्या होता है, हम देखिए एब्सोल्यूट में टोटल ग्रोथ कैसे हम निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। इसी तरीके से तो हम टोटल ग्रोथ निकालते हैं कि कितनी ग्रोथ हुई है टोटल, ठीक है। ग्रोथ को अगर हम देखेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल। जबकि रिलेटिव ग्रोथ हम कैसे निकालते हैं, टोटल ग्रोथ, ठीक है, पर यूनिट टाइम इन रिलेशन टू इनिशियल ग्रोथ। मतलब हम अगर पूरी ग्रोथ को इनिशियल ग्रोथ के रेस्पेक्ट में रख के देखते हैं, ठीक है, या इनिशियल ग्रोथ के रिलेशन में देखते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो ये टोटल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल पर यूनिट टाइम, ठीक है ना।
पर यूनिट टाइम। तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज़ द रिलेटिव ग्रोथ। जैसे आपकी बुक में 2 लीफ दी हुई है, ये है लीफ ए, ठीक है, लीफ ए, और ये है लीफ बी। ओके, यहाँ पे आफ्टर ग्रोथ ये इसका लीफ ए का, ये मैं ए लिख दे रही हूँ, बी, ये लीफ ए का पहले ये जो हम कहेंगे एरिया है, या यहाँ पे देखिए दिया एब्सोल्यूट एंड रेट बोथ ए हैव इंक्रीज देयर एरिया बाय, इसका पहले जो एरिया है वो सरफेस एरिया, हम क्या कहेंगे सरफेस एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आफ्टर जो फाइनल है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे इनिशियल ये बढ़ने के बाद ध्यान से देखिएगा, ये देखिए इसको मैं ऐसे बना दे रही हूँ, ये लीफ बी बना दे रही हूँ, और लीफ बी में इनिशियल जो है 50 सेंटीमीटर, इसका सरफेस एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और फाइनल 55 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 55 सेंटीमीटर स्क्वायर लीफ ए। अब आप देखिए, बताइए दोनों का हम लीफ ए, या हम कहेंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होगा दोनों का। लीफ ए का भी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लीफ बी का भी एब्सोल्यूट ग्रोथ कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि इनिशियल यहाँ पे ये फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे 10 और 5, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ तो 100%, मतलब हम 100% नहीं, हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेकिन अगर हम रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालेंगे तो लीफ ए का क्या आएगा, आ जाएगा 10 - 5/5, मतलब 100%। कितना आएगा ये 100%। लेकिन लीफ बी का कितना आएगा, लीफ बी का आ जाएगा 55 - 50/50, तो ये 5/50 आएगा, मतलब 5/50 का मतलब 10%। तो देखिए जो एब्सोल्यूट ग्रोथ है वो दोनों का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन रिलेटिव ग्रोथ लीफ ए का 100% है। ठीक है, जब आप इनिशियल के टर्म में, हमें रिलेटिव ग्रोथ तो फाइनल को इनिशियल से कंपेयर करना है ना, फाइनल को इनिशियल से कंपेयर करना, तो पक्का है कि यहाँ पे रिलेटिव ग्रोथ 100% हो रही है, क्योंकि फाइनल 10 है, इनिशियल 5 है। लेकिन यहाँ पे जब हम रिलेटिव ग्रोथ निकालेंगे तो कितना हुआ है 10% हुआ। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ निकालने आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब अगला टॉपिक है आपका कि कंडीशंस फॉर द ग्रोथ। कंडीशंस फॉर द ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशन है भाई, बहुत सारी कंडीशंस है ग्रोथ के लिए। कंडीशंस फॉर ग्रोथ के लिए बहुत सारी कंडीशन है। पहली कंडीशन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज़ द वाटर। पहली कंडीशन है वाटर, दूसरा क्या है ऑक्सीजन, तीसरा क्या है टेम्परेचर, चौथा क्या है न्यूट्रिएंट, ठीक है न्यूट्रिएंट, और पांचवा क्या है लाइट, वेरी वेरी आईएमपी, और छठवां क्या है ग्रेविटी। हम एक एक करके देखते हैं। वाटर क्यों ज़रूरी है भाई, अगर देखिए ढेर सारी एंजाइमेटिक रिएक्शन तो वाटर की ही प्रेजेंस में होगी, क्योंकि वाटर ऐड करने से ही बॉन्ड्स टूटते हैं। आपने देखिए प्रोटीन में बॉन्ड तोड़ना है, लिपिड का बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है ना। और अगर हम कहें कि यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो जितने भी एस्टर बॉन्ड हैं, या फिर पेप्टाइड बॉन्ड है, या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, या फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है, सब तो सब कैसे टूटेगा हाइड्रोलिसिस से। तो हम कहेंगे कि ढेर सारे बॉन्ड, तो जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए भी किसकी ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है। ओके, दूसरा क्या है, वाटर की ज़रूरत क्यों है, फॉर द ग्रोथ के लिए वाटर की ज़रूरत क्यों है। अब ये हमें समझना है कि ग्रोथ के लिए वाटर की ज़रूरत, क्योंकि देखिए वाटर क्या करेगा, वाटर टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को। वाटर क्या करता है, सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करेगा। तो अगर सेल टर्जिड होंगी तभी तो ग्रोथ होगा ना। तो फिर है दूसरा क्या है, फॉर द टर्जिडिटी ऑफ सेल। अब देखिए ऑक्सीजन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ग्रोथ के लिए। ये भी हम लोग देखिए टेम्परेचर, कभी कभी क्या होता है कि प्लांट्स में फ्लावरिंग भी तभी हो पाती है जब वहाँ पे लो टेम्परेचर दिया जाता है। तो टेम्परेचर का भी अपना एक अलग इम्पॉर्टेंस है। न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स हम देखेंगे कि ये जो 1 मिनट ऑप्टिमम टेम्परेचर तो चाहिए ही, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिएंट में मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं और माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं,
ठीक है ना, न्यूट्रिएंट की भी ज़रूरत है। फिर हम देखेंगे कि लाइट की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि देखिए प्लांट्स की फ्लावरिंग में लाइट का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये भी हम लोग देखते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स, ठीक है, डे न्यूट्रल प्लांट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग फोटो पीरियोडिज्म में पढ़ेंगे। हालांकि अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट भी क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि रूट जो ये मान लीजिए कोई प्लांट है, तो प्लांट में जो रूट क्या है, वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है कि नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है। जो रूट है वो लाइट से दूर जाता है, जबकि जो स्टेम है वो लाइट की तरफ आता है। तो स्टेम क्या है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है, जबकि रूट क्या है, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है। ग्रेविटी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। ग्रेविटी सेम उल्टा, ग्रेविटी रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, ठीक है, रूट क्या है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, जो ग्रेविटी की तरफ उसका मूवमेंट ग्रोथ होता है, जबकि हम कहेंगे कि जो स्टेम है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कंडीशंस फॉर द ग्रोथ। कंडीशन में जो वाटर की ज़रूरत क्यों है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए, टर्जिडिटी के लिए, और इसके अलावा वाटर के ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है, टेम्परेचर की ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, लाइट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ग्रेविटी भी ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अगला जो हम प्रोसेस देखते हैं, अगला प्रोसेस ये है, या जो टॉपिक है उसमें हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। क्या है इन तीनों में डिफरेंस, बस आप इसको ऐसे समझ। हमने सेल साइकिल आपको पढ़ा दिया है ना, हमने सेल साइकिल आपको पढ़ाया है। तो देखिए हमने सेल साइकिल में, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेल साइकिल में हमने आपको बताया था जीवन फेज है, याद करिए, याद आ रहा है, जीवन फेज कितने घंटे का होता है, 11 घंटे का होता है, ठीक है ना। उसके बाद एक एस फेज है, 4 घंटे का होता है। G2 फेज है, कितने का होता है, 8 घंटे का होता है। और M फेज 1 घंटे का होता है। हमने कहा था मान लीजिए कोई एक सेल है, सिंगल सेल है, वो डिवाइड कर रही है। जब वो डिवाइड करके आएगी तो मान लीजिए एक सेल से उसने 2 सेल बना दिया, एक सेल से 2 सेल बना दिया। याद करिए मैंने बताया था आपको, माइटोटिक डिवीज़न पढ़ाया है। अब ये जो 2 सेल बन चुकी हैं, इनमें से हमने ये भी आपको बताया था कि अगर किसी सेल को नहीं डिवाइड करना है, किसी सेल को डिवाइड नहीं करना है, तो वो क्या करेगी, ये वापस से इस जीवन फेज में आएगी, एंटर करेगी, ठीक है, जीवन फेज में एंटर करेगी और क्या करेगी, अपने नॉर्मल शेप एंड साइज को रिटेन करेगी और सेल साइकिल को कुछ देर के लिए सस्पेंड कर देगी, ठीक है ना। दैट मीन्स कि उसको हम लोग G0 स्टेज कहते थे, क्विसेंट सेल कहते थे, क्विसेंट स्टेज। लेकिन उसने सेल साइकिल को सस्पेंड किया है, वो सेल साइकिल से एग्जिट नहीं करती है, दैट इज़ द क्विसेंट। वो फिर जब वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ज़रूरत पड़ने पे वो फिर से डिवाइड कर सकती है। यहाँ कंडीशन कुछ दूसरी है कि एक सेल ने 2 सेल बनाई और एक सेल को डिवाइड करना है, एक सेल को डिवाइड नहीं करना है। एक सेल को मान लीजिए डिवाइड नहीं करना है, तो वो क्या करेगी, इस जीवन स्टेज में आएगी, ध्यान से देखिए, इस जीवन स्टेज में आएगी, अपने नॉर्मल शेप एंड साइज को रिगेन करेगी और फिर ये क्या करेगी, इसको डिवीज़न नहीं करना है, मतलब ये अपने डिवीज़न की कैपेसिटी को लूज़ कर देगी, किसी स्पेशल फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाएगी। तो ये सेल क्या हो जाएगी, मान लीजिए इसने ये मेरिस्टेमेटिक सेल ही है ना, डिवीज़न की कैपेसिटी है मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल है, और अब ये अपनी डिवीज़न की कैपेसिटी को लूज़ करके किसी फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाएगी। तो हम यहाँ पे इसको कहेंगे कि दिस सेल इज़ नाउ डिफरेंशिएटेड फॉर द स्पेसिफिक फंक्शन। ये सेल क्या हो चुकी है, ये डिफरेंशिएट हो चुकी है, तो ये अब परमानेंट हो गई है। कैसी हो गई है, परमानेंट। मान लीजिए इसने जाइलम ट्रैकीड बना लिया, क्या बना लिया, जाइलम ट्रैकीड बना लिया, ठीक है, मतलब अब ये वाटर के कंडक्शन के लिए अपने आप को स्पेशलाइज कर लिए, बस समझते रहिएगा। लेकिन कभी क्या हुआ कि ये प्राइमरी मेरिस्टम थे, ये क्या थे, प्राइमरी मेरिस्टम सेल थे, इसने प्राइमरी परमानेंट बना लिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं, इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। लेकिन अगर इसी सेल को
लाइफ की किसी स्टेज में, ठीक है ना, लाइफ की किसी स्टेज में जब ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड सेल जिसने अपनी डिवीज़न की कैपेसिटी को लूज़ किया हुआ है, फिर से वो अपनी डिवीज़न की कैपेसिटी को रिगेन करेंगे, फिर से वो डिवाइड करना चाहेंगे, तो वो सेल साइकिल में फिर से एंटर कर जाएंगे। वो सेल साइकिल में फिर से एंटर कर जाएंगे, मतलब ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड सेल जो कि परमानेंट हो चुके थे, उसने डिवीज़न की कैपेसिटी को रिगेन किया, ठीक है। कुछ ऐसी पैरेन्काइमा सेल होती है। जब हम लोग देखिए, हालांकि ये जो टॉपिक है ना, ये एनाटॉमी के दौरान बहुत अच्छे से समझ में, तो हमें ये एनाटॉमी में भी पढ़ना है, लेकिन अभी क्योंकि इस चैप्टर में है तो टॉपिक कवर करने के चक्कर में हमें इसको आपको बताना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ भी क्लियर कर दूँगी, लेकिन वहाँ पर एकदम 100% क्लियर हो जाएगा एनाटॉमी में, ठीक है। तो ऑलरेडी डिफ्रेंशिएटेड सेल ये फिर से अपनी कैपेसिटी, डिवीज़न कैपेसिटी को रिगेन करेंगे और फिर से सेल साइकिल में आ जाएंगे। मतलब अब ये फिर से डिवाइड, फिर से मेरिस्टेमेटिक हो गए, ठीक है ना, फिर से मेरिस्टेमेटिक हो गए। तो ये अब ये सेकेंडरी मेरिस्टम हुए। कौन से हुए? सेकेंडरी मेरिस्टम। इस प्रोसेस को कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। तो सेकेंडरी मेरिस्टम कैसे होते हैं? डी डिफरेंशिएटेड सेल होते हैं। कैसे होते हैं? डी डिफरेंशिएटेड सेल। अब ठीक है, इसने फिर से मज़े किए, डिफरेंस खूब डिवाइड किया, चलो ठीक है, डिवाइड कर लिया, ढेर सारा डिवीज़न हो चुका है। अब इसको फिर से पूरा थक चुका है ये, ठीक है। अब इसको हम कहेंगे कि ये वापस से, अब चलो ठीक है, अब एक जगह फिक्स हो जाते हैं, बहुत डिवाइड कर लिए, तो इसने वापस से किसी स्पेशल फंक्शन के लिए फिर से फिक्स हो जाएगा। मतलब फिर से ये स्पेशलाइज्ड होना चाहेगा, फिर से ये परमानेंट होना चाहेगा, ठीक है। तो फिर से अगर ये परमानेंट होना चाहता है तो ये फिर से सेल साइकिल को लीव करेगा और फिर ये सेकेंडरी परमानेंट बना लेगा। क्या बना लेगा? सेकेंडरी परमानेंट। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। तो बताइए, जो सेकेंडरी परमानेंट का मतलब क्या है? जो ऑलरेडी जो डी डिफरेंशिएटेड सेल हैं, जो डी डिफरेंशिएटेड सेल हैं, जो किससे बने थे? जो किससे बने थे? प्राइमरी परमानेंट से, ठीक है। जो डी डिफरेंशिएटेड सेल अपनी डिवीज़न की कैपेसिटी को लूज़ करेंगे, डिवीज़न की कैपेसिटी को लूज़ करके फिर से किसी स्पेशल फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी परमानेंट। और इस प्रोसेस को कहेंगे रीडिफरेंशिएशन। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब ये हुआ कि प्राइमरी मेरिस्टम, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम ने क्या बनाया? प्राइमरी परमानेंट, ठीक है। प्राइमरी परमानेंट ने क्या बनाया? सेकेंडरी मेरिस्टम। और सेकेंडरी मेरिस्टम ने बनाया सेकेंडरी परमानेंट। अब बताइए प्रोसेस कौन कौन सी है? बताइए। प्राइमरी मेरिस्टम ने डिवीज़न की कैपेसिटी को लूज़ किया और किसी स्पेशल फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हो गए। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। और जब ये प्राइमरी परमानेंट डिफरेंशिएटेड सेल हैं, जब ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड सेल अपनी डिवीज़न की कैपेसिटी को फिर से रिगेन करेंगे तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी मेरिस्टम और इस प्रोसेस को कहेंगे डी डिफरेंशिएशन। और जब डी डिफरेंशिएटेड सेल, सेकेंडरी मेरिस्टम्स आर डी डिफरेंशिएटेड सेल, जब ऑलरेडी डी डिफरेंशिएटेड सेल अपनी डिवीज़न की कैपेसिटी को फिर से लूज़ करके परमानेंट हो जाएंगे तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी परमानेंट। और ये प्रोसेस क्या होगी? रीडिफरेंशिएशन। दिस प्रोसेस विल बी द रीडिफरेंशिएशन। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ये एग्जाम्पल हम लोग पक्का उसमें पढ़ेंगे एनाटॉमी में, यहाँ आपको बस रटवाना है मुझे। फिर भी चलिए ठीक है, मैं बता दे रही हूँ कि कभी क्या हुआ, जैसे जब प्राइमरी मेरिस्टम प्राइमरी परमानेंट में चेंज हो रहा है, मान लीजिए कोई रूट एपिकल मेरिस्टम है, शूट एपिकल मेरिस्टम है, या फिर कैम्बियम है, वो क्या बना रहे हैं? जाइलम ट्रिकीड बना रहे हैं या फिर फाइबर बना रहे हैं। मेरी बात बस सुनना है, ठीक है, इसको समझ लेना है। और ये सारे एग्जाम्पल आपको रटने भी नहीं पड़ेंगे, एनाटॉमी में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या हुआ बताइए, अगर कोई सेल डिफरेंशिएट परमानेंट हो रही है तो वहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन होगा। मान लीजिए किसी मेरिस्टम को जाइलम ट्रैकिड बनाना है या फिर फ्लोएम फाइबर बनाना है या फाइबर बनाना है, तो फाइबर्स आर द डेड सेल्स, ट्रैकिड आर द डेड सेल। तो उनकी सेल क्या होगा? ढेर सारे उसके स्ट्रक्चर और शेप में चेंज होगा ना उस सेल में, उनकी सेल इलोंगेटेड होएगी, ठीक है ना। मेरिस्टेमेटिक सेल है तो अगर ट्रैकिड और फाइबर बनाना है तो सेल इलोंगेटेड होएगी, ठीक है। और वहाँ पे क्या होगा? सेल वॉल थिकेनिंग। सेल तो मेरिस्टेमेटिक सेल की जो सेल वॉल प्राइमरी नेचर होती है, और जब उसको ट्रैकिड बनाना है या फाइबर बनाना है तो सेल वॉल तो थिक होएगी ना, मतलब सेल वॉल सेकेंडरी हो जाएगी, लिग्नोसेलुलोजिक हो जाएगी, क्योंकि अगर वाटर दूर तक ले जाना है तो मजबूती तो होनी चाहिए ना। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन होंगे, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन का मतलब फाइबर और ट्रैकिड बनाना है तो प्रोटोप्लाज्म को तो पूरी तरह से लूज कर देना पड़ेगा। तो यही सब है डिफरेंशिएशन में होने जा रहा है। ओके,
अब क्या हुआ, जैसे सेकेंडरी मेरिस्टम, ये डी डिफरेंशिएशन का एग्जांपल है कि कभी क्या हुआ, कुछ पैरेनकाइमा सेल से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का बनना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। अभी रट लेना इसको, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम का बनना डी डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? डी डिफरेंशिएशन। याद रखना, इसको हम कहेंगे डी डिफरेंशिएशन। अब चलिए देखिए, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम थोड़ा सा मैं बता दूं। जैसे जाइलम, जो वैस्कुलर बंडल होते हैं, ये जाइलम है, जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ, जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ, ये प्राइमरी वैस्कुलर बंडल है। जाइलम अंदर, फ्लोएम बाहर, फ्लोएम बाहर, जाइलम अंदर, ये समझ में आ रहा है? तो इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम जो कैम्बियम होता है, इसको हम इंट्राफेसिकुलर कहते हैं। इंट्राफेसिकुलर, इंट्राफेसिकुलर, ठीक है, इंट्राफेसिकुलर, इंट्रा, ओके। आप बोलो कि मैं कितनी बार बोल रही हूँ, आदत है वैसे। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, या फिर इसको हम सिंपली फेसिकुलर कह सकते हैं। इन दोनों के बीच में क्या होता है, ऐसे इन बिटवीन द एडजेसेंट वेस्कुलर बंडल, यहाँ पे कुछ पैरेनकाइमा सेल होती हैं। क्या होती हैं? पैरेनकाइमा सेल। हालांकि ये पैरेनकाइमा सेल इलोंगेटेड होती है, इसलिए इसको हम मेड्यूलरी रे कहते हैं। मेड्यूलरी रे की कुछ सेल, मेड्यूलरी रे परमानेंट है, क्या है? परमानेंट है, प्राइमरी परमानेंट। अब क्या होगा, उसकी कुछ से प्राइमरी परमानेंट का मतलब वो डिफरेंशिएट हो चुकी हैं, डिवीजन की कैपेसिटी को लूज कर चुकी हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ ये प्राइमरी परमानेंट की कुछ सेल क्या करती हैं, अपनी डिवीज़न की कैपेसिटी को रिगेन करती हैं और फिर से वो डिवाइड करना शुरू कर दें। तो वो फिर से डिवाइड करेंगी तो ऐसे फिर से बना लेंगी, मतलब एडजेसेंट वेस्कुलर बंडल को आपस में जोड़ देंगी। तो ये तो था इंट्राफेसिकुलर, जो इन बिटवीन जाइलम फ्लोएम है, और बिटवीन टू वेस्कुलर बंडल ये जो सेल्स बनी वो है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। वो क्या है? इंटरफेसिकुलर। तो इस तरीके से जो कैम्बियम बना, ठीक है ना, जो कैम्बियम बना इंट्रा और इंटर से बना। ये जो न्यू रिंग बनी, कैम्बियल रिंग, वो किससे बनी? इंट्रा और इंटर से। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम तो पहले से है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का बनना, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का बनना फ्रॉम द मेड्यूलरी रे, ठीक है, मेड्यूलरी रे, क्योंकि मेड्यूलरी रे क्या है? परमानेंट है। परमानेंट से फिर से उसका डिवाइड करके बनाना, ये है डी डिफरेंशिएशन। और कॉर्क कैम्बियम का बनना भी क्या है? डी डिफरेंशिएशन। फिर कॉर्क कैम्बियम से, कॉर्क कैम्बियम कैसी सेल? बताइए मुझे एक बात बताइए, अभी ये डी डिफरेंशिएटेड सेल हैं। कैसी हैं? डी डिफरेंशिएटेड सेल है, मतलब सेकेंडरी मेरिस्टम है ना, सेकेंडरी मेरिस्टम। कॉर्क कैम्बियम से कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का बनना, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का बनना रीडिफरेंशिएशन है। क्या है? रीडिफरेंशिएशन। तो देखिए, कॉर्क कैम्बियम को फेलोजन कहते हैं, पढ़ेंगे आप लोग इसको, फेलोजन। कॉर्क को फेलम कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फेलोडर्म कहते हैं, और इन तीनों को मिला के पेरीडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीडर्म। फिर से देख लीजिए, कॉर्क कैम्बियम को फेलोजन, कॉर्क को फेलम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फेलोडर्म। और अब फिर से समझिएगा, कॉर्क कैम्बियम से कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का बनना रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन में क्या होता है बताइए ज़रा। और जो डी डिफरेंशिएटेड सेल हैं, जो मेरे सेकेंडरी मेरिस्टम है, ठीक है, वो अपनी डिवीज़न की कैपेसिटी को लूज करके फिर से परमानेंट हो जाएंगी, तो वो क्या होती हैं? रीडिफरेंशिएशन। इसका मैं एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल आपको बताती हूँ, टिश्यू कल्चर, ठीक है। बस समझ लीजिए, 2 मिनट का काम है, इसको स्किप नहीं करिए। टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू कल्चर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, टिश्यू कल्चर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। आप जानते हो टिश्यू कल्चर में क्या होता है? बताइए मुझे, टिश्यू कल्चर में होता क्या है? टिश्यू कल्चर में आप प्लांट के किसी भी पार्ट से पूरा का पूरा प्लांट जनरेट करते हो, जिसको हम कहते हैं कि माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन का मतलब बहुत ही स्मॉल जगह पे या स्मॉल टाइम में आप ढेर सारे प्लांट जनरेट कर सकते हो, इसको हम माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है? प्लांट का कोई एक पार्ट ले लिया आपने, ठीक है ना, जो प्लांट का पार्ट आपने लिया वो तो परमानेंट है ना, वो परमानेंट है, मतलब वो क्या है? डिफरेंशिएटेड है, डिफरेंशिएटेड है। उस पार्ट को आप लोग क्या कहते हो? एक्सप्लांट कहते हो। उसको डिवाइड करवाते हो आप कैलस में। किस में डिवाइड कराते हो? कैलस में। तो जो डिफरेंशिएटेड सेल है
वो डिवाइड करेगी कैलस में, तो कैलस का बनना क्या है, कैलस का बनना क्या है, डी डिफरेंशिएशन है। जैसे मान लीजिए हमने पार्ट ऑफ प्लांट लिया, पार्ट ऑफ प्लांट, जिसको हम प्लांट का कोई पार्ट आपने ले लिया, मेरिस्टम, मेरिस्टम को छोड़ के मान लीजिए आपने उसका, हम कह सकते हैं सीड ले लिया, पोलन ग्रेन ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्स प्लांट। और एक्स प्लांट है क्या, एक्स प्लांट क्या है, ये प्राइमरी परमानेंट है ना, प्राइमरी परमानेंट है। इसको आप न्यूट्रिएंट मीडिया देते हो और न्यूट्रिएंट मीडिया में इसको जब ग्रो कराते हो तो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बनती है, जिसको आप क्या कहते हो, कैलस। तो कैलस इज द सेकेंडरी मेरिस्टम, कैलस क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टम है। तो कैलस का प्राइमरी परमानेंट से सेकेंडरी मेरिस्टम, कैलस का बनना कौन सी प्रोसेस है, डी डिफरेंशिएशन। मतलब प्राइमरी परमानेंट से सेकेंडरी मेरिस्टम का बनना क्या है, डी डिफरेंशिएशन। अब कैलस से क्या बनता है, कैलस से सीडलिंग, कैलस से सीडलिंग बनेगा, मतलब उस कैलस से पहले रूट बनेगा कि पहले शूट बनेगा, रूट मतलब रेडिकल निकलेगा कि पहले क्या कहते हो आप उसको, जो जिससे शूट निकला है रेडिकल, और जस्ट मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है अभी, जो भी प्लिम्यूल, ठीक है, पहले रेडिकल निकलेगा कि पहले प्लिम्यूल निकलेगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन रेशियो पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो हमें कैलस को उससे सीडलिंग ग्रो कराने के लिए दो बड़े इंपॉर्टेंट फाइटो हार्मोन्स चाहिए, जो है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। अगर हमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो ज़्यादा है, ऑक्सिन ज़्यादा है साइटोकाइनिन से, तो कैलस से सबसे पहले रेडिकल निकलता है, ठीक है ना, पहले रूट बनेगा, ठीक है। अगर साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है ऑक्सिन से, तो पहले प्लूम्यूल बनेगा, मतलब पहले शूट बनेगा, ठीक है, शूट और साइटोकाइनिन से याद रखना। अगर इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो विदाउट डिफरेंशिएशन ग्रोथ होगी, विदाउट डिफरेंशिएशन ग्रोथ होगी। तो कैलस से सीडलिंग का बनना, ये प्रोसेस रीडिफरेंशिएशन है। ये क्या है, रीडिफरेंशिएशन है। तो टिश्यू कल्चर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डी डिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन फॉर्मेशन ऑफ कैलस is the result of redifferentiation, and formation of seedling from the callus is the redifferentiation, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। चलिए अब ये आपको दिया है कि नेक्स्ट है आपका टॉपिक 245 पे, डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ द डेवलपमेंट। इसको आप बहुत अच्छे से समझना है, इस चीज़ को भी आप समझना है कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए डेवलपमेंट क्या है, व्हाट इज़ द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में ये दिया हुआ है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी की जो शुरुआत होती है टिल द डेथ, जितनी भी चीज़ें बीच में आई, मतलब सीड जर्मिनेशन से लेके सीनेसेंस तक, मतलब ओल्ड एज तक, सीनेसेंस तक, जो कुछ भी आया, ऑल द प्रोसेस इंक्लूडेड इन द डेवलपमेंट, ठीक है ना। सब कुछ किस में आएगा, डेवलपमेंट में आएगा। जैसे आपके बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम को आप थोड़ा सा इसको समझेंगे ना तो यहाँ कन्फ्यूज़न तो थोड़ा होता है, लेकिन देखिए डायग्राम ऐसे है। डायग्राम को देखिए, पेज नंबर इस पे 246 पे जो डायग्राम दिया है, पहले है मेरिस्टेमेटिक सेल, प्लाज्मेटिक ग्रोथ। हाँ देखिए, पहले दिया हुआ है मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है। इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल में क्या होगा, प्लाज्मेटिक ग्रोथ। ये चीज़ जरूर जानिएगा, बुक में ऐसे नहीं दिया है लेकिन आपको ये समझना है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ। इसमें जब मेरिस्टेमेटिक सेल में ग्रोथ होगी, उसके सेल प्लाज्मा में ग्रोथ होगा, प्रोटोप्लाज्म में, तो फिर सेल क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी, तो ये सेल डिवीज़न हुआ, तो फिर ढेर सारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनाएंगी। तो पहले यहाँ से आप ऐसे इस डायग्राम को ऐसे समझना कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, सेल में पहले तो ग्रोथ होएगी ना, आपको पता है जीवन फेज और ये सब में पहले ग्रोथ होएगी, तो फिर क्या होगा, उसका प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगी, उसमें प्रोटोप्लाज्म ग्रो करेगा, तो सेल डिवाइड करेगी, ढेर सारी मेरिस्टेमेटिक सेल बनेंगी। अब ये ढेर सारी जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं, इसमें क्या होगा, इलॉन्गेशन होगा, आपको पता ही है, ये चीज़ हमने पढ़ाया है। सेल में इलॉन्गेशन होगा, फिर क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन के बाद सेल कैसी हो जाएंगी,
देखिए डिफरेंशिएशन का मतलब मैच्योरेशन ही होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? मैच्योरेशन। और सेल जब मैच्योर हो जाएंगी, मैच्योर सेल और सेल मैच्योर होने के बाद इनमें सीनेसेंस होगा, ठीक है। सीनेसेंस के बाद उनकी डेथ होगी। यही है ना सिंपल सा ये डायग्राम, इसको आप ऐसे समझ लेना। तो देखिए पहले क्या हुआ, सेल डिवीज़न, मेरिस्टेम, ये सारी चीज़ें समझना। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो है प्लास्टिसिटी। व्हाट इज़ द प्लास्टिसिटी? प्लास्टिसिटी का मतलब है किसी भी प्लांट, बहुत अच्छे से समझना, कोई भी प्लांट अगर उसके स्ट्रक्चर में, किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट में, उसके स्ट्रक्चर में अगर इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में और फेजेस ऑफ लाइफ के रिस्पेक्ट में कोई चेंजेस आ रहा है तो उसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। अब देखिए इस प्लास्टिसिटी, इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट, देखिए चेंजेस कब कब हो सकते हैं? फेजेस ऑफ लाइफ, उनके स्ट्रक्चर में दो जगह चेंजेस हो सकते हैं, दो वजह से चेंजेस हो सकते हैं। पहला है फेज ऑफ लाइफ। फेज ऑफ लाइफ का मतलब उनमें चेंजेस कहाँ हो सकते हैं? जुवेनाइल फेज़ में, ठीक है। या तो फिर उनका जुवेनाइल फेज़ में उनका जो स्ट्रक्चर है अलग होगा, एडल्ट फेज़ में स्ट्रक्चर अलग होगा। और दूसरा चेंज क्यों हो सकता है? इन रेस्पेक्ट टू एनवायरमेंट, या तो फिर एनवायरमेंट कैसा है उसके रेस्पेक्ट में भी उनके पार्ट्स में चेंजेस आ सकते हैं। तो प्लांट्स, एनवायरमेंट, ठीक है, और फेजेस ऑफ लाइफ के रिस्पेक्ट में उनकी बॉडी में, उनके किसी भी बॉडी पार्ट्स में या स्ट्रक्चर में अगर चेंज आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ द प्लास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हेट्रोफिली। क्या है? हेट्रोफिली। हेट्रोफिली का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। जैसे आप देखिए डिफरेंट टाइप्स, जो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हेट्रोफिली देखने को मिलता है कोरिएंडर में। धनिया आपने देखा है, धनिया का पौधा जब बहुत स्मॉल होता है तो उसकी लीव्स काफ़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम काफ़ी, देखिए अगर जब जैसे ही ह्यूमिड इन्वायरमेंट आता है, ह्यूमिड या ड्राई इन्वायरमेंट आता है, देखिए धनिया के इस तरीके से लीफ होती है ना जब छोटे प्लांट्स होते हैं, क्योंकि उस टाइम इन्वायरमेंट काफ़ी फेवरेबल होता है, वाटर की कमी नहीं होती है। और जैसे ही यहाँ पे ह्यूमिड इन्वायरमेंट आया, लीफ काफ़ी पतली हो जाती है ताकि वाटर की कमी, वाटर लॉस कम हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसपिरेशन कम हो सके। इसका मतलब ये है कि ये इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो लीफ में चेंजेस हैं, पहले इनकी लीफ ब्रॉड थी, अब इनकी लीफ क्या हो चुकी है? काफ़ी स्मॉल। अब अगर आप जैसे समझते हो ना कि जो भी अगर इनकी लीफ जो है काफ़ी नुकीली हो जाती है, ठीक है, पतली हो जाती है, तो वहाँ पे वाटर लॉस कम हो जाता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में ये अपनी बॉडी में, अपनी लीफ में चेंजेस आते हैं जिसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। और क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स हैं तो इसको हम कहते हैं हेट्रोफिली। इसी तरीके से कॉटन में देखने को मिलता है हेट्रोफिली, ठीक है, लर्क्सपर में देखने को मिलता है, बटर कप में देखने को मिलता है, बटर कप, लर्क्सपर, ठीक है। तो कोरिएंडर, बटर कप क्या है? एक एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है ना, एक्वेटिक जो हैबिटेट, और इसका ये है टेरेस्ट्रियल हैबिट में, यहाँ पे हमें वाटर हैबिट और टेरेस्ट्रियल हैबिट में हमें अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कॉटन प्लांट जो है, कॉटन प्लांट ये फेजेस ऑफ लाइफ में जो हम कह सकते हैं, जुवेनाइल फेज़ में इसकी लीफ अलग होती है और एडल्ट फेज़ में इसकी लीफ अलग होती है। किसमें? कॉटन, कोरिएंडर और लर्क्सपर में, ठीक है। और जबकि बटर कप में इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे चेंज आ रहा है। अगर इन्वायरमेंट एक्वेटिक है तो अलग टाइप की लीफ दिखती है, अगर इन्वायरमेंट कैसा है, टेरेस्ट्रियल है, तो अलग टाइप की लीफ दिखती है। तो फेज़ ऑफ लाइफ वाला भी आप दिमाग में रखना कि जो कोरिएंडर है, कॉटन है, लर्क्सपर है, वहाँ पे फेज ऑफ लाइफ के टर्म में हम देखेंगे हेट्रोफिली। और जो बटर कप है वहाँ पे है इन रेस्पेक्ट टू एनवायरमेंट कैसा है, एक्वेटिक है कि टेरेस्ट्रियल है, उसमें हमें हेट्रोफिली देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड इवेंट, ठीक है। डेवलपमेंट कंसिडर्ड एज अ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ओके, वेरी गुड। देखिए जो ग्रोथ है, हम ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट एक दूसरे से अलग हैं, क्योंकि देखिए हमने कभी आपको मेटाबॉलिज्म पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि मेटाबॉलिज्म एंड लिविंग स्टेट इज़ सिनोनिमस, ठीक है ना,
टू ईच अदर, एक दूसरे के सिनोनिमस हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मेटाबॉलिज्म नहीं है तो लिविंग स्टेट नहीं है। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो लिविंग स्टेट रह ही नहीं पाएगा। क्योंकि हमें पता है कि लिविंग स्टेट को लिविंग स्टेट में रहने के लिए उसको इक्विलिब्रियम में जाने से रोकना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम में क्योंकि हर एक सिस्टम अपने आप को इक्विलिब्रियम में जाना चाहता है। इक्विलिब्रियम में जाने से रोकने के लिए उसको एनर्जी कंज्यूम करना पड़ेगा, और मतलब एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, और एनर्जी आएगी कहाँ से? मेटाबॉलिज्म से। तो अगर मेटाबॉलिज्म नहीं है तो लिविंग स्टेट नहीं है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म और लिविंग स्टेट एक दूसरे के सिनोनिमस हैं। ठीक उसी तरीके से ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट को भी आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। किसी भी लिविंग स्टेट का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट तभी है जब वहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है, और डिफरेंशिएशन तभी है जब वहाँ पे वी कैन से ग्रोथ तो वहाँ पे है। मतलब तब कहने का मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट तभी है जब डिफरेंशिएशन हो रहा है। मतलब सेल डिवाइड कर रही है, डिफरेंशिएट कर रही है, उसके बाद इलोंगेट कर रही है, मतलब सेल इलोंगेट कर रही है, डिफरेंशिएट कर रही है, तभी तो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट हम किसे कहते हैं? डेवलपमेंट हम कहते हैं कि सीड जर्मिनेशन से लेके एंड ऑफ लाइफ तक बीच में जितनी भी प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंट है इज सम टोटल ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक तो इंट्रिंसिक फैक्टर, डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं उसको इंट्रिंसिक फैक्टर, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। बहुत ध्यान से इसको समझना है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर, अब आपको तो पता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर मतलब जो बाहरी फैक्टर हैं वो क्या है? टेम्परेचर हैं, ठीक है, इसके अलावा लाइट है, इसके अलावा ऑक्सीजन है, इसके अलावा वाटर है, ये सब ह्यूमिडिटी है, ठीक है, ग्रेविटी है, ये सब हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर में कंसीडर करते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? ठीक है ना। लेकिन जो इंट्रिंसिक फैक्टर जो प्लांट के अंदर का फैक्टर है, जिसको हम प्लांट फैक्टर हमेशा से कहते आए हैं। जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे तो भी हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर भी इंट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल हो सकते हैं, इंटरनल हो सकते हैं, ठीक है ना। एक्सटर्नल कौन है? एक्सटर्नल मतलब जो एनवायरमेंटल फैक्टर है। इंटरनल कौन है? जो प्लांट फैक्टर है, ठीक है। हमने देखा था कि ट्रांसपिरेशन को भी ढेर सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, प्लांट फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल मतलब जो बाहरी फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, ऑक्सीजन, वाटर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, ये सब प्लांट फैक्टर को ही हम इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, ठीक है। सो इंटरनल फैक्टर मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर में भी ये दो तरीके का हो सकता है। पहला तो है इंट्रिंसिक में, देखिए अब इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर। क्या है? इंट्रासेलुलर, ये दो है, इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, देखिए ध्यान से समझिए, क्योंकि इस पे अभी तक कोई क्वेश्चन बना नहीं है, इस पे क्वेश्चन बनता नहीं है और बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं। इंट्रासेलुलर का मतलब इसका जेनेटिक फैक्टर, जो सेल के अंदर है, मतलब वो जेनेटिक फैक्टर है। जेनेटिक, अब याद रखना, अगर कोई आपसे पूछ दिया कि जेनेटिक फैक्टर इज द इंट्रासेलुलर, इंटरसेलुलर, दैट इज द इंट्रासेलुलर, ठीक है। और इंटरसेलुलर मतलब केमिकल्स लाइक पीजीआर, वेरी आईएमपी। पीजीआर मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है पीजीआरस या फाइटो हार्मोन्स कैसे फैक्टर हैं, यू हैव टू से इट इज़ इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर। इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर याद रखना। तो पीजीआर क्या है? दे आर इंटरसेल्युलर इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन को हम एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। मतलब अगर ग्रोथ नहीं मतलब डिफरेंशिएशन नहीं तो ग्रोथ नहीं, ग्रोथ नहीं तो डेवलपमेंट नहीं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं डेवलपमेंट इज अ सम ऑफ द ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। ग्रोथ is affected by two factor, intrinsic as well as extrinsic factor। बात समझ में आ चुकी है यहाँ तक? ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, पीजीआरस क्या है। बहुत ही ध्यान से इसको समझना है। पीजीआरस, अब यहाँ पे देखिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में दिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में हम ये देखेंगे कि इसको हम लोग कहते हैं पीजीआरस। अच्छा देखिए, बहुत सारा ना कंट्रोवर्सी चल रहा है कि क्या हम प्लांट ग्रोथ, हम
प्लांट हार्मोन क्यों नहीं कहते? हम कहते हैं प्लांट हार्मोन भी कहते हैं, फाइटो हार्मोन कहते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म इज़ द पीजीआर। क्योंकि हार्मोन्स एक जब टर्म आता है ना तो दिमाग में आता है कि दे आर सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। वो मतलब मान लीजिए एंडोक्राइन नहीं भी है तो किसी ग्लैंड से सिक्रेट होना चाहिए, किसी ग्लैंड से सिक्रेट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन तो आज भी कंट्रोवर्सी चल रही है किसे हार्मोन कहे या ना कहें, फिर भी लोग फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, प्लांट हार्मोन कहते हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म इज़ द पीजीआर्स, फाइटो हार्मोन्स। अब आप ध्यान दीजिएगा, फाइटो हार्मोन्स दो तरीके के हो सकते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? पहला ऐसे पीजीआर जो कि ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ठीक है ना, जो ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी शो करते हैं, और दूसरे ऐसे जो ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी शो करते हैं। तो पहले फाइटो हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो ग्रोथ प्रमोटिंग ग्रोथ प्रमोटर्स, जिसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? ग्रोथ प्रमोटर्स। मतलब जितनी भी प्रमोटिंग एक्टिविटीज़ हैं, लाइक सेल डिवीज़न, ध्यान समझना है, सेल डिवीज़न, डिफ्रेंसिएशन, ठीक है ना, डिफ्रेंसिएशन। थर्ड है सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन। जितनी भी ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी है वो किस में आएगा? ग्रोथ प्रमोटर्स में। तो वो ग्रोथ प्रमोटर्स क्या करते हैं? वो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। दूसरा पीजीआर है कि जो ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। अब आप बताइए, प्लांट में इनहिबिटर मतलब जो प्लांट की इनहिबिटिंग एक्टिविटी है, ठीक है, वो क्या क्या हो सकती है? पहली तो डॉर्मेंसी हो सकती है। आप देखिए, डॉर्मेंसी का मतलब है, आप लोग समझते हैं, जहाँ पे सीड जर्मिनेट अगर नहीं कर पाया तो उसको हम क्या करते हैं? डॉर्मेंस। सीड अगर कुछ दिन के लिए मतलब अपने आप को सस्पेंड कर लिया है तो वो डॉर्मेंसी होता है। दूसरा होता है एब्सिशन, मतलब किसी भी चीज़ का फॉल डाउन, मतलब ओल्ड एजिंग, किसी भी चीज़ का एब्सिशन, ये सब ग्रोथ इनहिबिटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो डॉर्मेंसी हो गया, एब्सिशन हो गया, सीनेसेंस हो गया, ठीक है, सीनेसेंस हो गया, ये सब क्या है? ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी है। तो जो ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं और ग्रोथ प्रमोटर्स में कौन कौन से पीजीआर आते हैं? इसमें आता है ऑक्सिन, ठीक है, जिबरेलिन्स, ठीक है ना, जिबरेलिन्स, ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, और क्या है? साइटोकाइनिन्स। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रोथ प्रमोटर पीजीआर्स, ओके। लेकिन जो ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं वो होते हैं एब्सिसिक एसिड। नाम ही बर्बाद है, ठीक है, नाम ही ऐसा है एब्सिसिक एसिड कि वो एब्सिसन जैसा दिख रहा है, खुद ही बर्बाद दिख रहा है, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड ये क्या है? ग्रोथ इनहिबिटर है। एक बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है कि इथाइलिन जो गैसियस फाइटो हार्मोन है, इथाइलिन इज़ द गैसियस हार्मोन, ठीक है ना, ये गैसियस हार्मोन है, या वी कैन से गैसियस पीजीआर। हार्मोन कहने में बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि ये ग्लैंड से सिक्रेट नहीं होता है, तो गैसियस पीजीआर है। कैन फिट इन बोथ कैटेगरी, दोनों में आ सकता है, दोनों एक्टिविटी जनरली शो करता है, ग्रोथ प्रमोटर्स एज वेल एज इनहिबिटर्स, ठीक है। बट ब्रॉडली ये बर्बादी वाला काम करता है। कौन? ग्रोथ इनहिबिटिंग। ब्रॉडली ये ग्रोथ इनहिबिटिंग, इसकी जो मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टी हैं इनहिबिशन वाली प्रॉपर्टी हैं। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, प्रोमोटर्स, इनहिबिटर्स, ठीक है। इसके अलावा जो ये हम कह सकते हैं कि जो प्रोमोटर्स में ऑक्सिन, जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन्स हैं, और इसमें एब्सिसिक एसिड है, ठीक है, एब्सिसिक एसिड। इथाइलिन दोनों ग्रुप में आ सकता है, लेकिन इसकी मोस्ट ऑफ एक्टिविटी कैसी हैं? ग्रोथ इनहिबिटिंग वाली है। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसका जो केमिकल नेचर देख लेते हैं, इसका इन हार्मोन्स का हम केमिकल नेचर देख लेते हैं कि केमिकल नेचर क्या है। केमिकल नेचर में देखिए, ये पहला, ध्यान से इसको समझना। कुछ होते हैं जो इंडोल डेरिवेटिव होते हैं। क्या होते हैं? इंडोल डेरिवेटिव। कुछ होते हैं जो प्यूरिन डेरिवेटिव। अब प्यूरिन, आप कहोगे प्यूरिन कौन सी बला है? प्यूरिन पिरिमिडिन जानते हो ना, नाइट्रोजिनस बेसिस। प्यूरिन में क्या आता है? एडेनिन, ग्वानिन। पिरिमिडिन में क्या आता है? साइटोसिन, ठीक है, थाइमीन और यूरेसिल। तो इस प्यूरिन और पिरिमिडिन जानते रहेगा। कुछ होते हैं ना जो कैरोटिनोइड्स होते हैं। अब जल्दी से, मैं क्लास में होते हैं ना, लाइव होते तो मैं पूछ देती तुरंत से, कैरोटिनोइड्स क्या हैं? आपको बताया है, 80 कार्बन वाला आइसोप्रीन आइसोप्रीन यूनिट है, ठीक है ना, आइसोप्रीन के पॉलीमर हैं। 40 कार्बन
40 कार्बन होते हैं कैरोटेनॉइड में, याद है? अच्छा चलिए, अगर आप सच में लेक्चर देखते हो तो ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कैरोटेनॉइड कैसा पिगमेंट है, एक्सेसरी है, नेसेसरी है, प्रिंसिपल है, यूनिवर्सल है, क्या है? ठीक है, बताइएगा मुझे। हमने एक फोटोसिंथेसिस पढ़ा है। और कुछ होते हैं जो टर्पीन्स होते हैं, क्या है? टर्पीन्स होते हैं। कुछ हैं गैसियस, तो चलो ठीक है, गैसियस तो बड़ा आसान है, ये है इथाइलिन, पहले इसी को लिख देते हैं। टर्पीन्स होते हैं जिब्रेलिक एसिड। कौन होते हैं? जिब्रेलिक एसिड। टर्पीन्स, इसमें भी ये डाई टर्पीन होते हैं। क्या होते हैं? डाई टर्पीन। अब देखिए बड़ा कंफ्यूजिंग ये है कि डाई टर्पीन्स में 20 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं? 20। क्योंकि देखिए टर्पीन्स में ना अब शुरुआत ही होती है इसकी हेमी टर्पीन से, ये भी आइसोप्रीन यूनिट से ही बने होते हैं। हेमी टर्पीन से शुरू, हेमी टर्पीन में एक आइसोप्रीन यूनिट, ठीक है। और फिर मोनोटर्पीन में 2 आइसोप्रीन यूनिट, ठीक है। और सेस्क्विटर्पीन में 3 आइसोप्रीन यूनिट, और डाइटर्पीन में 4 आइसोप्रीन यूनिट। तो यहाँ पे 5 कार्बन, यहाँ पे 10 कार्बन, यहाँ पे 15 कार्बन और यहाँ पे 20। तो मोस्टली जिब्रेलिक एसिड 19 या 20 कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं। ये हम लोग जिब्रेलिक एसिड पढ़ेंगे। और जिब्रेलिक एसिड कैसे होते हैं? डाइटर्पीन्स होते हैं। कैरोटेनॉइड्स में आता है वो एब्सिसिक एसिड। कौन आता है? एब्सिसिक एसिड, कैरोटेनॉइड। प्यूरिन डेरिवेटिव में भी एडेनिन डेरिवेटिव, प्यूरिन में भी एडेनिन डेरिवेटिव है, वो है N6 फॉरफ्यूरिल अमाइनोप्यूरिन, N6 फॉरफ्यूरिल अमाइनोप्यूरिन। और इसी को हम काइनेटिन भी कहते हैं। और इसका है एग्जाम्पल साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन। और इंडोल एसिटिक एसिड में कौन है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, दैट इज द ऑक्सिन। तो दीज आर द केमिकल नेचर ऑफ द फाइटोहॉर्मोन्स, फाइटोहॉर्मोन्स। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये पूरा कवर करा है। अगले लेक्चर में हम लोग फाइटोहॉर्मोन्स या पीजीआर को डिटेल में पढ़ेंगे, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि प्लांट में फ्लावरिंग के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं। जैसे हम लाइट को एज अ फैक्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम फोटो पीरियोडिज्म पढ़ेंगे, टेम्परेचर एज अ फैक्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम वर्नलाइजेशन पढ़ेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमने यहाँ पे बताया ना केमिकल नेचर।